प्यारे बच्चों नमस्कार। और एक बार पुनः आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वह है अरस्तू का क्रांति रोकने के उपाय। अरस्तू के क्रांति संबंधी विचार पर हम पिछले 3 दिनों से चर्चा कर रहे हैं। उसमें मैंने आपको अरस्तू के क्रांति का अर्थ और क्रांति के रूप और क्रांति के क्या क्या कारण हैं इनको मैंने आपको बताया था। आज के टॉपिक पे हम बात करेंगे कि अरस्तू ने वह कौन कौन से उपाय बताए हैं जिनसे कि क्रांति को रोका जा सकता है। तो अरस्तू को ने जो क्रांति को रोकने के उपाय बताए हैं उस संबंध में कुछ विद्वानों के मत हैं। पहले हम उनको देख लेते हैं। जैसे मैक्सी महोदय का कथन है कि अरस्तू ने जिस स्पष्टता तथा विवेक के साथ क्रांतियों के कारणों का विवेचन किया है उतनी ही स्पष्टता से उसने उनके उपचारों का वर्णन भी किया है। मैक्सी महोदय का कथन है। ये कथन कई बार पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। दरअसल बड़े एग्जामों में ये पूछ लिए जाते हैं कि यह कथन किसका है, तो आपको ध्यान रखना है कि यह कथन मैक्सी महोदय का है। उसके पश्चात डर्निंग महोदय का भी कथन है कि अरस्तु क्रांतियों को उत्पन्न करने वाले कारणों की विस्तृत सूची देने के पश्चात उसके समान ही उनको रोकने वाले प्रभावोत्पादक उपायों की सूची भी देता है। तो ये 2 कथन काफ़ी इम्पोर्टेंट कथन है, इसलिए आप इनको भी याद रखिएगा। एक मैक्सी का है और एक डर्निंग महोदय का है। तो अब हम उन उपायों पे बात कर लेते हैं जो कि अरस्तू ने क्रांति रोकने के लिए बताए हैं। पहला है कानून पालन की भावना को जागृत किया जाए। अरस्तू का मत है कि राज्य द्वारा नागरिकों में कानून पालन की अगर भावना को प्रोत्साहित किया जाए तो उससे क्या है, व्यक्तियों में जो क्रांति की भावना है उसको रोका जा सकता है। अरस्तू का ही कथन है कि कानूनहीनता उसी प्रकार अज्ञात रूप से आती है जिस प्रकार यदि छोटे छोटे व्यय बराबर होते रहें तो उनका ज्ञान नहीं होता और धीरे धीरे वे संपूर्ण पूंजी को समाप्त कर देते हैं। तो अरस्तू ने यह कथन भी दिया है। आपको ऐसे कोटेशंस भी याद रखने चाहिए और इन कोटेशंस को जब आप एग्जाम में लिखते हैं तो आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। उसके पश्चात जो अरस्तू ने अपने अन्य उपाय बताए हैं अरस्तू ने क्रांति रोकने के बताए हैं उसमें है दूसरा, परिवर्तनकारी शक्तियों पर रोकथाम। अरस्तू का मानना है कि शासक वर्ग का मिथ्या आचरण, आडंबर पूर्ण व्यवहार और छोटी छोटी समस्याओं के प्रति उपेक्षापूर्ण दृष्टिकोण के कारण समाज में क्रांति उत्पन्न होती है। तो अतः इन परिवर्तन को रोकने के लिए क्या है, शासक को जो मिथ्या आचरण है वह नहीं करना चाहिए और आडंबर पूर्ण व्यवहार भी शासक को नहीं करना चाहिए। इससे क्या है, अगर शासक इन चीज़ों को रोक ले, इन आडंबरपूर्ण व्यवहार को न करे तो क्रांतियों को क्या है, रोका जा सकता है। उसके पश्चात तीसरा उपाय अरस्तू बताता है कि अधिकारी वर्ग की सेवा अवधि का निर्धारण। कहने का तात्पर्य है कि अधिकारी वर्ग का अगर एक निश्चित समय अवधि रख दी जाए कि उतने ही समय अवधि तक अधिकारी वर्ग सेवा में रहेंगे तो इससे भी क्रांति को रोका जा सकता है। अरस्तू का मानना है कि किसी भी अधिकारी को 6 माह से अधिक क्या है, सेवा में नहीं रहना चाहिए, मतलब चेंज होना तक चाहिए। मतलब अगर किसी कार्य को कोई अधिकारी 6 माह तक उसमें है तो जैसे वर्तमान में जो ट्रांसफ़र वगैरह होते हैं तो उन्हीं की बात अरस्तू करना चाहता है उस संदर्भ में। तो ऐसे या तो ट्रांसफ़र कर दिया जाए या उसे दूसरे विभागों में लगा दिया जाए। तो इससे भी क्या है, क्योंकि भ्रष्टाचार नहीं पनपेगा और इससे क्या है, क्रांति को रोका जा सकता है। किंतु जो 6 माह की अवधि अरस्तू ने निश्चित की है उसे वर्तमान समय में तो क्योंकि संभव नहीं है 6 माह तक ही किसी व्यक्ति को रखा जाए, किंतु यह अवश्य है कि 6 माह न रखें, किंतु 2-3 वर्ष जितना भी हम रखना चाहते हैं अधिकारियों में क्या करना चाहिए, हमें उन्हें ट्रांसफ़र करते रहना चाहिए। आपने देखा भी होगा कि अगर कोई अधिकारी किसी स्थान पर लंबे समय तक बना रहता है
तो उससे वहाँ भ्रष्टाचार उत्पन्न हो जाता है। तो और दूसरा, अगर हर व्यक्ति को सेवा का अवसर मिलेगा अलग अलग स्थानों पर, तो उससे कार्य में दक्षता भी आती है और क्रांतियों को कम किया जा सकता है। उसके पश्चात अरस्तु क्रांति रोकने का चौथा उपाय बताता है, शासक व शासित वर्ग में उचित संपर्क। अर्थात जो शासक है और शासित है उनके मध्य वार्तालाप के माध्यम से हो सकता है, या शासक को बार बार जो शासित जनता है उसके मध्य जाना चाहिए, जिससे कि क्या है, उससे शासितों की समस्याओं का पता चल सके कि आखिर क्या क्या समस्याएं मेरी जनता को उठानी पड़ रही है, और उन समस्याओं का समाधान करने के पश्चात क्या है, शासित जनता क्या है, क्रांति के लिए उद्वेलित नहीं होती है। इसलिए माना जा सकता है कि शासक व शासितों में अगर संपर्क बनाया रखा जाए तो क्या है, क्रांति को रोका जा सकता है। उसके अतिरिक्त शासक को जो शासित वर्ग है उसके साथ अच्छा व्यवहार भी रखना चाहिए। उसको अपने जैसा अपना व्यवहार होता है, जैसे अपनों के साथ आप व्यवहार करते हैं, वैसा ही व्यवहार शासक को अपनी जनता के साथ करना चाहिए। उससे भी क्रांति को रोका जा सकता है। उसके पश्चात अगला उपाय जो अरस्तु बताता है वह है जनता को भावी खतरों की सूचना। अर्थात शासक वर्ग को चाहिए कि वह जनता को सदैव राज्य पर छाए हुए जो संभावित खतरे हैं उनका ज्ञान कराते रहे। इससे जनमानस में आलस्य नहीं भरेगा और अधिकांश दुर्बल चरित्र को स्वार्थपूर्ण षड्यंत्रों को रचने का मानसिक अवकाश भी नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर जो खतरे एक राष्ट्र में आ सकते हैं उस बारे में जो जनता है उसको बार बार जानकारी मिलती रहे, तो जनता उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहती है। जैसे उदाहरण ले लीजिए, अभी भारत चीन बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, तो जनता को बार बार इसकी जानकारी मिल रही है और जनता मेंटली प्रिपेयर्ड भी हो रही है कि हाँ, हमारी सरकार कैसा कार्य कर रही है, और अगर युद्ध की स्थिति आती है तो जो जनता है वो क्या है, कहीं ना कहीं अपने देश को सहयोग करने के लिए तत्पर बनी रहेगी। और इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति इस रूप के होते हैं जो कि खतरा उत्पन्न कर सकते हैं देश को, तो उन व्यक्तियों को भी डर बना रहता है कि जो शासक वर्ग है वो बार बार उस बारे में जनता के पास जानकारी दे रहा है। जैसे अगर कोई चोर किस्म का आदमी है, कोई डकैत किस्म का आदमी है, तो सरकार कि भाई ऐसा व्यक्ति चोर है, ऐसा व्यक्ति डकैत है, या ये व्यक्ति आतंकवादी किस्म का है, उसका बार बार पोस्टर छापे, तो वैसे व्यक्ति को से जनता क्या है, बच के रह सकती है। इससे भी क्या है, क्योंकि इससे भ्रष्टाचार उत्पन्न नहीं होगा, इससे देश के भीतर जो समस्याएं हैं छोटी छोटी, वो समस्याओं का निदान हो जाएगा, तो उससे भी क्या है, क्रांति से बचा जा सकता है, अरस्तु का मानना है। उसके पश्चात अरस्तु छठा जो कारण बताता है, उपाय बताता है क्रांति रोकने का, वह है विरोधी मत के शासक वर्गों को समान पद। अर्थात अगर धनिक तंत्र है और उसमें कोई आपका विरोधी तबका बन रहा है जो आपका विरोध कर सकता है शासन तंत्र में, तो मेनली धनिक तंत्र के लिए या ऐसे वर्ग के लिए है जहाँ की 2-3 वर्ग राज्य में है, तो वहाँ उन विरोधी वर्गों को भी क्या है, समान पद देने चाहिए, जिससे कि वो क्रांति करने के लिए उद्वेलित न हो। उदाहरण स्वरूप, अगर धनिक तंत्र में 2 वर्ग किसी देश में है और एक वर्ग शासन कर रहा है, दूसरे वर्ग को शासन से दूर रखा गया है, तो जिस वर्ग को शासन सत्ता से दूर रखा गया है वह शासन सत्ता पाने की कोशिश करेगा, और शासन सत्ता पाने की कोशिश में वह जनता को विभिन्न प्रकारों के प्रलोभन दे सकता है, विभिन्न प्रकारों के लाभ बताकर क्या है, उनको क्रांति के लिए उकसा सकता है। तो अगर उन्हें भी शासन में बराबर का पद दिया जाए तो वह ऐसा नहीं करेंगे, जिससे क्या है, क्रांतियों को रोका जा सकता है। तो यह भी अरस्तु ने क्रांतियों को रोकने का एक उपाय बताया है, जिससे कि शासन में क्या है, गुटबाजी नहीं होगी देश में, और कहीं ना कहीं क्रांति को रोका जा सकता है। उसके पश्चात अगला जो उपाय अरस्तु ने बताया है वह है भ्रष्टाचार उन्मूलन।
तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का अगर उन्मूलन किसी देश में कर दिया जाता है या किसी राज्य में के भीतर कर दिया जाता है तो क्रांति का तो सवाल ही नहीं में उठता, क्योंकि अरस्तु ने असमानता व अन्याय को क्या है, क्रांति का मुख्य कारण माना है। तो जब भ्रष्टाचार हो जाएगा तो असमानता और अन्याय नहीं होगा, तो ऐसे में क्रांतियों को रोका जा सकता है। क्योंकि जो अगर राम राज्य की कल्पना हम करते हैं तो वैसा शासन अगर हो जाए तो फिर क्रांति के कोई चांसेस ही नहीं बनते हैं किसी राष्ट्र में। इसमें अरस्तु ने लिखा भी है कि शासक वर्ग यदि चाहता है कि शासित वर्ग उसके लिए सिरदर्द न बने तो उसे चाहिए कि वह राज्य में एक सुदृढ़ और भ्रष्टाचार रहित शासकीय संगठन की रचना करे, जिसमें शासितों के हितों का पूरा पूरा ध्यान रखे जाने की व्यवस्था हो। कुल मिलाकर अर्थ वही है, कहीं ना कहीं शासन को इस प्रकार, जैसे सुशासन कहते हैं, शासन क्या हो, सुशासन पर आधारित हो, जिससे जनता कभी भी क्रांति करने को तत्पर न हो। वह अपने शासक से किसी न किसी रूप में खुश होनी चाहिए कि उस पर जो व्यक्ति शासन कर रहा है उससे उचित शासन कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता है। अगर ऐसी भावना जनता के मन में रहेगी तो जनता कभी भी क्रांति नहीं करेगी। तो अगला उपाय जो अरस्तु ने बताया है वह है स्वेच्छाचारी राजतंत्र के लिए गुप्तचर विभाग। यानी कि ये कहीं ना कहीं निरंकुश तंत्र में अरस्तु इस उपाय को बताता है कि स्वेच्छाचारी राजतंत्र के गर्भ में अरस्तु के अनुसार राज्य क्रांति के बीच सार्वधिक मात्रा में होते हैं। कहीं ना कहीं राजतंत्र को सबसे अच्छी शासन व्यवस्था अरस्तु ने बताया है, किंतु निरंकुश तंत्र को उतनी ही बुरी भी उसने बताया है। उसका भ्रष्ट रूप जो राजतंत्र है उसका भ्रष्ट रूप ही क्या है, निरंकुश राजतंत्र होता है। तो जो स्वेच्छाचारी राजा को परामर्श देते हुए अरस्तु कहता है कि ऐसे शासक को सबसे पहले एक गुप्तचर विभाग की स्थापना करनी चाहिए, जिससे जनमत की सूचना शासन को प्रतिपल मिलती रहे। भले ही ये मुख्यतः अरस्तु ने जो स्वेच्छाचारी राजतंत्र है उसके संदर्भ में कहा हो, परंतु मेरा मानना है कि किसी भी प्रकार का शासन हो, अगर उसमें गुप्तचर विभाग नहीं है तो आपको जनता क्या कार्य कर रही है उसकी जानकारी नहीं मिल पाती है। इसके अतिरिक्त देश के भीतर कौन कौन से गलत कार्य हो रहे हैं उसकी जानकारी नहीं मिल सकती है। देश के भीतर कौन कौन से खतरे उत्पन्न हो रहे हैं उसकी जानकारी नहीं मिल पाती है। जैसे कि आपने देखा होगा भारत में या कोई भी राष्ट्र हो, वर्तमान में एक गुप्तचर एजेंसी होती है जो कि किसी दूसरे शत्रु राष्ट्र या दूसरे राष्ट्रों द्वारा देश को जो खतरे उत्पन्न किए जा रहे हैं उसकी जानकारी देश को देती रहती है। आपने सुना होगा कि रॉ ने बताया कि पाकिस्तान भारत के लिए क्या है, जो 15 अगस्त का अवसर है उस समय बम ब्लास्ट की योजना बना रहा है या आतंकवादी भारत में घुसने की योजना बना रहे हैं। सारी की सारी सूचनाएं कहीं ना कहीं यही गुप्तचर विभाग होता है। तो उस गुप्तचर विभाग को अरस्तु ने मुख्यतः जो स्वेच्छाचारी राजतंत्र है यानी कि जो निरंकुश तंत्र है उसके लिए बताया है, किंतु अन्य शासनों में भी गुप्तचर विभाग अवश्य होना चाहिए, ताकि आपको अगर कोई षड्यंत्र राज्य के लिए भीतर रचा जा रहा है या क्रांति की भावना राज्य के भीतर रची जा रही है तो उस क्रांति की भावना की जानकारी आपको मिल सके और शासक उस क्रांति को दबा दे। इसलिए भी अरस्तु ने इस प्रकार जो गुप्तचर विभाग की क्या है बात भी कही है कि एक गुप्तचर विभाग भी शासन में होना चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य उपाय भी अरस्तु ने बताए। जैसे स्वेच्छाचारी राजा को एक अन्य सलाह देते हुए अरस्तु कहते हैं कि ऐसे राज्य को अपनी समस्त क्रूरताओं व महत्वाकांक्षाओं पर पर्दा अवश्य डाला रहना चाहिए, क्योंकि स्वेच्छाचारी शासन है, किंतु उसके पश्चात भी उसे जो क्रूर व्यवहार वो कर रहा है वो अपने आप से नहीं करना चाहिए। यानी कि अगर कोई राजा किसी को दंड दे रहा है तो वो दंड वो किसी दूसरे पदाधिकारी के माध्यम से दिलाए और अपना व्यवहार जनता के सामने एक अच्छे व्यक्ति का बना के रखे। जैसा मैकियावेली ने भी कहा है कि राजा के भीतर शेर की तरह क्या है बल होना चाहिए और लोमड़ी की तरह क्या होनी चाहिए, चालाकी होनी चाहिए। तो राजा को ऐसा ही चालाक होने की बात अरस्तु भी करता है। राजा को जितने भी जो क्रूर कार्य हैं वो किसी अन्य व्यक्ति से कराने चाहिए, स्वयं से नहीं करने चाहिए। और नागरिकों को गृह कलह में डालकर उनकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहना चाहिए।
क्योंकि अगर नागरिकों को आप बंदी बना लेते हैं तो उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति अवश्य करती रहनी चाहिए, वरना वो वहाँ भी क्या है, कहीं ना कहीं क्रांति के बारे में ही सोचते रहेंगे। राजा को नागरिकों की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। यह भी अरस्तु ने एक अन्य उपाय बताया है कि किसी भी कीमत पर किसी भी प्रकार के शासन में जो शासक है उसको कभी भी जो उसकी शासित जनता है उसकी धार्मिक भावनाओं पर ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, क्योंकि आज भी आप देखते हैं धार्मिक भावना काफ़ी अधिक उद्वेलित होती है व्यक्तियों के भीतर। तो अगर उसको ठेस पहुंचाई जाती है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं उद्वेलित होते हैं और क्रांति को विवश होते हैं। वर्तमान में उदाहरण आप ले सकते हैं, जो उत्तराखंड चारधाम स्थानम बोर्ड है, कहीं ना कहीं उसका विरोध सारी जनता उत्तराखंड की कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये क्रांति के बीज ही पनप रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब धार्मिक भावना को आपने ठेस पहुंचाई है तो इस कारण ही क्या है, क्रांति के बीज उपज रहे हैं। इसके अतिरिक्त राजा को अपनी फूट डालने की नीति के अनुसार कुछ अत्यंत प्रभावशाली नागरिकों को पुरस्कार आदि भी देना चाहिए। अरस्तु का मानना है कि राजा को अपने शासन को बनाए रखने के लिए पुरस्कार के साधनों का भी प्रयोग करना चाहिए, ताकि अगर जैसे उसका गुप्तचर विभाग है तो अगर गुप्तचर विभाग कोई अच्छी सूचना उसको देता है जिससे कि कहीं ना कहीं राजा को एक महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल जाती है या शासक को एक महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल जाती है, तो उन्हें उसे क्या है, पुरस्कार देना चाहिए, जिससे कि अन्य लोग भी क्या है, प्रभावित हो और कहीं ना कहीं उस पुरस्कार की लालसा में क्या है, ऐसी जानकारियाँ देती रहे। जैसे कि आपने ब्रिटेन का जब भारत पे शासन था उस दौरान देखा होगा कि अंग्रेज़ों ने भारत में शासन बनाए रखने के लिए इस प्रणाली का प्रयोग किया था। वह उन लोगों को जो उन पर विश्वास करते थे, जो उनको ऐसी जानकारियाँ देते थे, उन्हें कहीं ना कहीं पुरस्कार वगैरह देते रहते थे, जिससे लोग उनकी ओर अधिक आकर्षित होते थे। और जो कहीं ना कहीं चापलूस किस्म के या लोभी व्यक्ति होते हैं वो ऐसे जानकारी अवश्य देते हैं। चाहे वो भगत सिंह का उदाहरण हो, कई सारे उदाहरण हैं जिसमें कि ऐसे लोगों ने अंग्रेज शासन की मदद की थी। तो ऐसा अरस्तु, क्योंकि ये क्रांति को रोकने के उपाय बता रहा है, भले ही वो गलत हो सकता है किंतु राष्ट्र के भीतर या देश के भीतर उससे क्रांति रोकी जा सकती है। उसके अतिरिक्त और ऐसे ही लोगों से अरस्तु मित्रतापूर्ण व्यवहार करने की या मित्रतापूर्ण व्यवहार बनाए रखने की बात भी करता है, जो कि कहीं ना कहीं राजा को सहायता देते रहते हैं, जानकारियाँ देते रहते हैं। और अंत में अरस्तु क्या है, राजा के द्वारा ऐसे लोगों पर जो काबू पे नहीं आ रहे हैं, कहीं ना कहीं हथियारों का प्रयोग भी आवश्यक मानता है। यानी कि हथियारों का प्रयोग, कुल मिलाकर इसका अर्थ है दंड का प्रयोग। अगर कोई व्यक्ति है जो क्रांति किए जा रहा है या कई बार समझाने के पश्चात भी अपनी क्रांति वाली भावना को नहीं छोड़ रहा है, तो वैसे व्यक्ति को दंड भी अवश्य देना चाहिए, ताकि यह एक नज़ीर बने कि अगर ऐसे क्रांति जो राज्य में करने की कोशिश करेंगे तो उनको इस प्रकार दंडित किया जाएगा, तो लोगों के भीतर एक भय को पैदा किया जा सकता है। तो ये कुछ सामान्य उपाय थे जो कि अरस्तु ने क्रांति रोकने के लिए एक राज्य के भीतर बताए हैं। इसके अतिरिक्त भी कुछ अन्य उपाय भी बताए हैं अरस्तु ने, जैसे कि शिक्षा की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। एक राष्ट्र के भीतर क्या है, शिक्षा की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। अरस्तु का मानना है कि शासन व्यवस्था की स्थिरता के लिए आवश्यक है कि शिक्षा पद्धति उस शासन व्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुकूल हो, यानी कि वैसी ही शिक्षा दी जाए जो कि कहीं ना कहीं शासन को क्या है, बनाए रखे शासन को। यानी कि अगर कोई साम्राज्यवादी शासन है तो वहाँ साम्राज्यवादी शिक्षा अधिक दी जाए, कोई राष्ट्रवादी शासन है तो वहाँ राष्ट्रवादी शिक्षा अधिक दी जाए, जिससे क्या है, जनता को वही शिक्षा मिलेगी जो कि राष्ट्र के हित में होगी। तो इसको भी अरस्तु एक अन्य उपाय शिक्षा की मैं इसमें नहीं है, आप नोट डाउन कर सकते हैं, शिक्षा की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। तो 10वां जो पॉइंट बना वो क्या बना, शिक्षा की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए।
इसके अतिरिक्त मध्यम वर्ग का विकास किया जाना चाहिए, एक अन्य उपाय है। ये कुछ वैसे उपाय हैं जो कि अरस्तु ने बताए हैं और मुझे ध्यान है, इसलिए मैं आपको बताता जा रहा हूँ। तो 11वां उपाय ये हो सकता है कि मध्यम वर्ग का विकास किया जाना चाहिए। क्रांति को रोकने का एक महत्वपूर्ण उपाय है कि मध्यम वर्ग को विकसित होने और अपनी संख्या बढ़ाने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, जिससे कि वह धनी व निर्धन वर्ग के मध्य संतुलन स्थापित कर सके और इस तरह उसे क्रांति की दिशा में आगे बढ़ने से रोक सके। तो एक उपाय अरस्तु ने यह भी बताया है। इसके अलावा अन्य जो भी उपाय हैं, हाँ, एक उपाय और बनता है, वह है संपत्ति एवं अधिकारों की सुरक्षा की उचित व्यवस्था की जाए। यानी कि जो शासित जनता है उसकी संपत्ति और उसके जो अधिकार हैं उसकी सुरक्षा की क्या की जाए, उचित व्यवस्था की जाए। जनतंत्र में धन भावों की संपत्ति की सुरक्षा की तथा धनिक तंत्र में निर्धनों के अधिकारों एवं सम्मान की सुरक्षा की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। तो जो जनतंत्र है, जनतंत्र यानी कि लोकतंत्र, उसमें जो धनवान व्यक्ति हैं उनकी संपत्ति की सुरक्षा, क्योंकि जनतंत्र में कहीं ना कहीं जो निर्धन वर्ग होता है उसमें से ही व्यक्ति चुनकर शासन में जाता है, ऐसा अरस्तु का मानना है। और वो व्यक्ति क्या है, कहीं ना कहीं जो धनिक व्यक्ति है उसके लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो इसलिए अरस्तु का मानना है कि जनतंत्र में क्या है, धनिक वर्गों की संपत्ति की सुरक्षा होनी चाहिए, और जो धनिक तंत्र है, जहाँ धनिकों का शासन है, वहाँ निर्धन वर्गों के अधिकारों की सुरक्षा होनी चाहिए, वरना क्या है, क्रांति आएगी। तो अगर ऐसा होता है तो क्रांति को रोका जा सकता है। तो ये कुछ 11-12 उपाय थे जो कि अरस्तु ने बताए हैं क्रांति को रोकने के लिए। तो मेरा विश्वास है कि आप लोगों के ये टॉपिक समझ में आया होगा। और हाँ, मूल्यांकन कर लेते हैं। विचारधारा अत्यंत मौलिक है, अपने गुरु प्लेटो से वह सदैव आगे रहा है, किंतु यहाँ तो कई कदम आगे रहा है। राजनीतिक विचारों के इतिहास में क्रांति की विशद व्याख्या उसके कारण और रोकथाम के उपायों से पहली बार परिचित कराने का श्रेय इस प्रकार अरस्तु को ही जाता है। तो जो क्रांति है, क्रांति पर बात करने वाला अरस्तु पहला सा विचारक था, और इसलिए उसको श्रेय जाता है कि उसने सबसे पहले क्रांति कैसे उत्पन्न होती है किसी राष्ट्र में, और उस क्रांति को कैसे रोका जा सकता है, कौन कौन से वो उपाय हैं जिससे कि क्रांति को रोका जा सकता है, उस पर बात करने वाला अरस्तु पहला विचारक था। तो ये इसका मूल्यांकन है। वैसे आप नॉर्मली उसे कर सकते थे पूरा अरस्तु को पढ़ने के पश्चात। तो आशा ही नहीं, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर सच में आपको अच्छा लगा है तो लाइक बटन को दबा दें, और अपने उन छात्रों को, उन मित्रों को जो कि जिनके लिए ये लाभकारी हो सकता है, शेयर करना ना भूलें। आप हमसे जुड़े हुए हैं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।